सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज नवदीप सिंह। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि कैसे मैंने 7.5 बैंड अपने आईएलटीएस में लिए। ये वीडियो बहुत सारे बच्चों के लिए मोटिवेशन की तरह और हेल्पफुल वीडियो हो सकती है जो स्ट्रगल कर रहे हैं आईएलटीएस को लेकर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। हर एक मॉड्यूल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी एक्सपीरियंस मेरे साथ है, सब आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। क्या पता ये जो वीडियो आपका जो स्कोर है वो 5.5 या 6 पे जो स्टक हो चुका है उसको ये भी 7+ ले जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जब चीज है, जैसे ही कोई बच्चा किसी इंस्टीट्यूट में जाता है या सोचता है मैं आईएलटीएस की तैयारी करूं, तो उसके माइंड में एक माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मैंने इतने बैंड लेने हैं। मतलब आपका एक गोल जरूर होना चाहिए। ठीक है, बच्चे के माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि आईएलटीएस बहुत मुश्किल है। अगर आपने पहले ये सोच लिया कि मुश्किल है, 3-4 मंथ लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये चीज घुसी पड़ी है कि 3 मंथ तो लगते ही लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जिन्होंने करना है वो 15 दिन में ही कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं करना उनके पास तो साल हो चुका है, वो बैठे हैं। अब ये जो 7.5 बैंड थे ये मैंने 15 डेज में लिए थे। ठीक है, अब ये कोई यहाँ पे मुझे कोई इंस्टीट्यूट की हेल्प नहीं लेनी पड़ी। मुझे अगर मैं इंस्टीट्यूट गया भी था तो उन्होंने मुझे मिसगाइड किया था। ये सब कुछ मैंने एट द होम सेल्फ स्टडी से जो स्कोर लिया है वो अपने आप लिया है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बताना चाहता हूँ आप भी घर पे बैठकर स्कोर कैसे ले सकते हो। देखिए, सबसे पहले एक आपको पॉजिटिव माइंडसेट सेट करना होगा। मुझे 8 बैंड चाहिए। देखो मेरा स्कोर था 8। ठीक है, मेरे 7.5 है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है ऊपर नीचे, इतना स्कोर चल जाता है। ठीक है, आपको एक अच्छा माइंडसेट लेकर चलना पड़ेगा और पॉजिटिव माइंडसेट लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे आपने एक माइंडसेट रख लिया, एक गोल रख लिया, अब आपको ढूंढना है रास्ता। अब यहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं। सबसे पहले इंस्टीट्यूट्स का, ऑनलाइन कोचिंग्स का, यूट्यूब का, सेल्फ स्टडीज का, बुक्स का, ये सारे रास्ते आपके आईएलटीएस की तरफ जाते हैं। अब आपको एक सही रास्ता ढूंढना है। देखिए, अगर मैं एक एज अ आईएलटीएस ट्यूटर काम कर रहा हूं तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं कि 70% बच्चे एज अ बिजनेस बन गए हैं। इंस्टीट्यूट्स के लिए एज अ बिजनेस बन चुके हैं। क्या रहता है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स हैं वो उनके माइंड में ये रहता है कि हमारे पास बच्चा ज्यादा से ज्यादा रुके, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास फीस आए। वो उनके लिए स्टूडेंट नहीं, एक कस्टमर बन के रह चुका है। और इसका जिम्मेवार स्टूडेंट कहीं ना कहीं खुद भी है, क्योंकि वो टीचर से क्वेश्चनिंग नहीं करते, वो अपने तौर पे कोई तैयारी नहीं करते। जो इंस्टीट्यूट ने बता दिया, जो उनके टीचर्स ने बता दिया, वही उनके लिए सही है, चाहे वो गलत बताएं, चाहे वो उनका मिसगाइड करें। तो यही चीज मेरे साथ भी हुई थी, लेकिन मैंने उनको फॉलो नहीं किया। मैं घर बैठ गया, अपने आप तैयारी की। तो आपको अपना सही रास्ता ढूंढना है। अगर आपने कहीं पे 15-20 दिन, 1 मंथ लगा दिया है, अगर आपका स्कोर फिर भी उतना ही है, इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, स्टक हो चुके, मतलब आपका रास्ता गलत है। अब आपको सही रास्ता ढूंढना है। मैं अपने तौर पर बताऊं कि सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप आईडीपी की वेबसाइट पे जाएं। आईडीपी की वेबसाइट पे जाएं, आपको पता चलेगा कि आईएलटीएस टीचर्स को, वहां पे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको क्या चाहिए, राइटिंग में क्या चाहिए, लिसनिंग में, रीडिंग में, स्पीकिंग में क्या चाहिए। वहां पर आपकी सारी चीजें फिल्टर हो जाएंगी। क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए। देखो, आईएलटीएस का एक डर होता है, और जब आपके माइंड में डर होता है ना, डर से लोग, जो डर से टीचर्स हैं या इंस्टीट्यूट्स वाले हैं, वो आपके डर से पैसे कमाते हैं। डर से बहुत पैसे कमाते हैं। डर के रूप में ही पैम्पलेट्स दिए जाते हैं। डर से ही लोग, बच्चों को ये कुछ ना कुछ अलग चीजें, बुक्स दी जाती हैं। पैम्पलेट्स के, बुक्स के पैसे लिए जाते हैं। उन चीजों के पैसे लिए जाते हैं जो चीज आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। मैं कहता हूं ठीक है, अगर कोई बंदा किसी चीज के लिए पे कर रहे हो तो वो आपको एटलीस्ट मिसगाइड तो ना करे ना। वो चीजें आपको मिसगाइड कर रही हैं। देखो, पैम्पलेट्स वगैरह बिल्कुल गलत चीजें हैं। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको एक गोल सेट करना है, दूसरा आपको सही रास्ता ढूंढना है। तो सही रास्ते को मैंने एज ए सैंपल आपको बता दिया कि आप आईडीपी की वेबसाइट पे जाके सब कुछ अच्छे से देख लें, तो वो आपके लिए बेस्ट चीज है। आपको किसी इंस्टीट्यूट, किसी
टीचर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने वेबसाइट पे जाके अच्छे से देख लिया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैं आता हूं अपने सबसे पहले लिसनिंग मॉड्यूल पे। देखो लिसनिंग में मैंने अपना माइंडसेट तैयार किया था कि लिसनिंग का मॉड्यूल 9 बैंड का मॉड्यूल है और सबसे ज्यादा बैंड मेरे इसी में ही आ सकते हैं। और आपको भी पता है, आपको भी सबसे ज्यादा बैंड, आपको आसान भी लिसनिंग लगती होगी, तो आपको इसी मॉड्यूल को पकड़ लेना है कि जितना मैक्सिमम स्कोर हो सके आपको लिसनिंग में करना है। अब ये नहीं होता कि लिसनिंग में मैंने ऐसे नहीं किया कि मुझे लिसनिंग मिली मैं करके चला जाता था, दो दो तीन तीन लिसनिंग, ऐसा नहीं। मैंने लिसनिंग को एनालाइज किया, मैंने उसको देखा कि लिसनिंग में यार 4 सेक्शन है, ठीक है। फिर मैंने एनालाइज किया, पहले सेक्शन में सिर्फ एक पर्सन बोलता है, दूसरे सेक्शन में 2 बंदे बोलते हैं, तीसरे में तीन भी बोल सकते हैं, 3 से ज्यादा भी होते हैं, और चौथे में फिर एक पर्सन। तो इस चीज को मैंने एनालाइज किया। फिर मैंने देखा भी मेरी सबसे ज्यादा गलत किसमें होते हैं, मैंने देखा मेरे सबसे ज्यादा गलत 3rd सेक्शन में होते हैं। 3rd सेक्शन में क्यों होते थे, उसमें आते थे एमसीक्यूज लॉन्ग टेल वाले। फिर मैंने एनालाइज किया भी लॉन्ग टेल वाले एमसीक्यूज क्यों गलत होते हैं। वो इसलिए गलत होते हैं, मैक्सिमम बच्चों का सेम ही रीजन है, क्यों, क्योंकि जो एमसीक्यूज हैं वो इतने लंबे होते हैं आप उनको रीड ही नहीं कर पाते, आप उनको रीड ही नहीं कर पाते, जो टाइम दिया होता है उस टाइम में आप उसको रीड नहीं कर पाते, ठीक है। फिर मैंने इसमें क्या किया, मैंने एक ऐसा तरीका ढूंढा भी मैं ज्यादा से ज्यादा उनको रीड कर लूं। पहला सेक्शन आपका इजी होता है, मैंने उसका टाइम भी 3rd में दिया, थोड़ा सा, सारा नहीं, थोड़ा उसको भी पढ़ा थोड़ा उसको पढ़ा। सेकंड सेक्शन का टाइम भी मैंने 3rd को दिया, 3rd का तो 3rd को देना ही था, मतलब मैंने तीनों के टाइम को डाइवर्ट किया और उसमें डाल दिया। और जिससे मुझे ये हेल्प मिली भी मैं सारे के सारे एमसीक्यूज रीड कर पाता। जब तक आप रीड नहीं कर पाओगे आपकी माइंड में वो चीज क्लिक नहीं करेगी लिसनिंग में, ठीक है। लिसनिंग की सबसे ज्यादा चीज फोकस, आपका जो मेन चीज है वो है फोकस, आपकी कंसंट्रेशन, आपको उसको इंप्रूव करना है। और इसी चीज पर ही वो मार करते हैं लिसनिंग वाले, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। देयर आर लोट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस इन द लिसनिंग। जब आप सुन रहे होते हो उसमें बहुत सी चीजें हैं जो आपको डाइवर्ट करती हैं, डिस्ट्रैक्शंस बोलते हैं जिसको। जैसे वो पहले कुछ बोलेंगे फिर आपका सॉरी, हाउएवर, बट ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस लगाकर, ऐसे कनेक्टर्स जो कॉन्ट्रैक्शन वाले होते हैं बोलकर आपका आंसर चेंज कर देंगे। मैं हमेशा बोलता हूं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कोई जूलिया है, जूलिया कहेगी आई विल बी रीच एट द स्टेशन एट 10 o'clock। ऑप्शंस होंगे, जूलिया कब पहुंचेगी, 10, 10:30, 11, 11:30। पहले वो बोल दिया 10 बजे पहुंचेगी, फिर कहेगी ओ सॉरी आई हैव सम वर्क एट दैट टाइम, सो आई विल बी देयर एट द 30 minutes आफ्टर द टाइम आई सेड बिफोर। जो मैंने पहले टाइम कहा था उससे आधा घंटा बाद पहुंचेगी, मतलब 10:30 बोला था 11 बजे पहुंचेगी, आपने 10:30 लिख दिया। तो ऐसी डिस्ट्रैक्शंस बहुत मिलेंगी आपको लिसनिंग में, इनको करना इग्नोर, इनका ध्यान रखना है आपने भी, कहां पे वो कंट्रैक्शन वाले कनेक्टर्स आ रहे हैं। उसके बाद मैंने ध्यान दिया अपने फिलअप्स पे। फिलअप्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं क्योंकि मैक्सिमम फिलअप्स आते हैं। तो मैंने देखा फिलअप मेरे किसी भी तरीके से गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट और सेकंड सेक्शन भी आपको फिलअप मिल सकता है, ठीक है। फिलअप्स में मैंने एक स्ट्रेटजी तैयार की, इमेजिनेशन। आप पहले जब आपको लिसनिंग मिलती है ना, आप अपना आंसर पहले इमेजिन कर लें। अगर आपने पहले आंसर इमेजिन आप कर सकते हो, आंसर इमेजिन नहीं हो सकता लेकिन आप उसके आसपास पहुंच सकते हो, आप उसके आसपास बिल्कुल पहुंच सकते हो। क्यों पहुंच सकते हो, देखिए यहां पे मैंने मान लीजिए एक चीज कही, एक गार्डनर वांट टू रिप्लेस डैश इन द गार्डन। तो कोई चीज है वो लिसनिंग में सुनेगी जो गार्डन रिप्लेस करना चाहता है। अब आपको इमेजिन कैसे करना है कि गार्डन की बात हो रही है, गार्डन में क्या कुछ रिप्लेस हो सकता है, गार्डन में कुछ ना कुछ कैसे ट्रीज, फ्लावर्स, ऐसी बातें। अब जो दूसरी बातें वो आपके माइंड से निकल जाएंगी, जैसे इससे गार्डन से रिलेटेड कोई वर्ड आपकी लिसनिंग में सुनेगा आपका माइंड जल्दी क्लिक करेगा। तो ऐसी इमेजिनेशन क्या करती है, आपको फिल्टर कर देती है, जो चीजें आपके नहीं काम की आपके माइंड में वो क्लिक ही नहीं होती। जब आप ऐसे सोच रहे थे ना, हाँ गार्डन से रिलेटेड कोई चीज क्लिक होनी चाहिए, इससे आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होती है, पॉसिबिलिटीज, करेक्ट आंसर्स की इंक्रीज होती है। यही छोटी छोटी चीजें आपके 2-2, 3-3 नंबर्स बढ़ा देती हैं। तो इन चीजों पे आपको करना है फोकस। और सबसे बड़ी बात स्किपिंग। स्किप का मतलब यह है, मान लीजिए आपका 14th क्वेश्चन आपको सुनाई नहीं दिया, अब कई बच्चे 14 क्वेश्चन को लेकर बैठ जाएंगे, यार क्या था। इससे क्या होगा, 15 भी जाएगा 16 भी जाएगा। आपके एक ही टाइम में 3 क्वेश्चन गए,
सारी लिसनिंग गई, कॉन्फिडेंस गया, पेपर गया, आपके 16-17 हजार रुपए गए। तो आपके जब भी कोई आंसर ऐसा आता है उसको स्किप कर दें, आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, स्किप कर दें, गया तो गया, जा। एक क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ता, 39 पे भी 9 बैंड आते हैं, अगर लेने आप लेने वाले हो तो 39 पे भी 9 बैंड ले जाओगे। सो यू हैव टू स्किप द क्वेश्चन। अगर आपको कोई चीज नहीं सुनाई दी, अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाई, उसको छोड़ दो वहीं पे। तो इस चीज पे आपको देना है ध्यान, ठीक है। अब आपने लिसनिंग में यही चीजों पे ध्यान देना है, एक तो एनालाइज करें, एमसीक्यूज में इमेजिनेशन करें, सॉरी फिलिप्स में इमेजिनेशन, एमसीक्यूज को थोड़ा सा टाइम दें, ठीक है। आपके जो दूसरे हैं डिस्ट्रैक्शंस हैं, उसको आप देखें भी कहां कहां डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं। डोंट बी वेरी क्विक, कभी भी पहले बोला गया आंसर हमेशा सही नहीं होता, पहले बोल के आंसर को चेंज कर लेते हैं। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वाइल ट्रांसफरिंग स्पेलिंग्स, स्पेलिंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आपने सारे के सारे आंसर्स को सुन लिया है, आपको पता लग चुके हैं, अगर स्पेलिंग्स नहीं आती कोई फायदा नहीं। सो स्पेलिंग्स पे आप ध्यान दें। इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, गूगल पे सीधा सर्च करें मोस्ट रिपीटेड स्पेलिंग्स इन द आईएलटीएस लिसनिंग, आपको तकरीबन 100 स्पेलिंग मिल जाएगी। मैंने ऐसे ही किया था, वो 100 स्पेलिंग्स को मैंने लिख लिया, ठीक है। मैं याद नहीं किया उसको, मैंने एक टारगेट बनाया कि रोज इनको 2 बार रीड करना है सिर्फ। जैसे जैसे आप रोज 2 से 3 बार उसको रीड करते हो ना, याद नहीं करना, सिर्फ रीड करना है। अगर आप, मैं कहता हूं उसको अगर आप 25-30 बार अगर आपने इसको याद कर लिया, सॉरी याद नहीं, रीड कर लिया, ऑटोमेटिक आपकी स्पेलिंग्स आपके माइंड में बन जाएगी। आप लाइक आपके आंसर्स, अगर स्पेलिंग कोई भी इसमें रिपीट होती है तो आप गलत नहीं करोगे। तो ये आपने करना है आपके लिसनिंग मॉड्यूल। ओके, तो ये थी लिसनिंग मॉड्यूल। अब बात करते हैं रीडिंग मॉड्यूल की। देखो रीडिंग मॉड्यूल बहुत टफ मानते हैं बच्चे। वो टफ क्यों मानते हैं? बिकॉज दे डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट द बेसिक कंसेप्ट। रीडिंग मॉड्यूल की बेसिक कंसेप्ट ही नहीं है, बच्चों को यही नहीं पता भी प्रिपेयर कैसे करें। उनके पास यही तरीका है कि रीडिंग ली, पहला पैसेज किया, दूसरा किया, तीसरा किया, आंसर्स मैच किए, 2 रीडिंग कर ली, 3 रीडिंग कर ली, एग्जाम मतलब नजदीक है, 2-2, 3-3 रीडिंग शुरू कर दी। इसके अलावा कोई डिफरेंट नहीं, जैसे टीचर ने बोला, जैसे इंस्टीट्यूट ने बोला, वही ओल्ड मेथड जिसमें इंप्रूवमेंट नहीं होती बच्चों की। यही दिक्कत है, उनको पता ही कुछ नहीं है तैयारी का तरीका, सही तरीका क्या है। अब आईडीपी अकॉर्डिंग, आईडीपी क्या कहता है? आईडीपी कहता है अगर आपको लिसनिंग में 7+ बैंड जाना है तो आपको इस चीज पे फोकस नहीं करना भी मुझे 40 के 40 क्वेश्चन ही करने हैं। अगर आप भी 40 के 40 क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हो, आपका बैंड स्कोर या आपका जो स्कोर है वो 23, 22, 25, 26 यहीं पे रुकेगा, क्योंकि आप 40 क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हो, क्योंकि आपको सही तरीका नहीं पता। अब मैं ये कहता हूं कि आप कम करो, लेकिन जितने करो उतने सही होने चाहिए। मैं ये कहता हूं कि आप 30 करो, लेकिन 30 में से 27 सही करके आओ, 6.5 बैंड आपके पास है। 35 करो, 35 में से 32, 33 सही करो, 7 बैंड आपके पास है। अब तरीका क्या है? 2 तरीके आपको बताऊंगा, जो अच्छा लगे वही रख लो। आपको क्या करना है, सबसे पहले एनालाइज करो। लिसनिंग में 3 पैसेजेस हैं। फर्स्ट पैसेज में 1 to 13 क्वेश्चन, सेकेंड पैसेज में 14 to 27 क्वेश्चन, थर्ड पैसेज में 28 to 40 क्वेश्चन। अगर मैं हिसाब लगाऊं भी पहले 2 सेक्शन में 27 क्वेश्चंस हैं, मतलब 6.5 बैंड मेरे पहले 2 पैसेजेस में बन रहे हैं। तो 6.5 बैंड तो मेरे पहले 2 पैसेजेस में बन रहे हैं। 6.5 नहीं आएंगे तो 6 बैंड आप पहले 2 पैसेजेस में ले सकते हो। अगर 6 आपने पहले 2 पैसेजेस में ले लिए, आपको कोई बंदा नहीं रोक सकता 7+ बैंड जाने में, थर्ड सेक्शन जब आप कर लोगे। अब तैयारी का तरीका ये होना चाहिए, पहले पैसेज के 13 क्वेश्चंस हैं, पहले सिर्फ उनको 13 क्वेश्चंस को करो, रीडिंग को सॉल्व आउट करो। उन 13 क्वेश्चंस में से जब आपके 10 सही होने स्टार्ट हो जाएं, फिर सेकंड पैसेज पे आओ, 27 में से 24, 25 आने शुरू हो जाए, थर्ड पैसेज पे फिर जाओ, 30+ इजिली आएंगे, 7+ बैंड 100% आएंगे। ये तरीका होना चाहिए भी, जितने करो सही होने चाहिए, 40 के पीछे नहीं मांगना। तैयारी करने का तरीका सही कर लो, सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये है अभी, हाँ अभी पैसेज पहले 1 करो, फिर 2 करो, फिर 3 करो, एक्यूरेसी के साथ करो। पर ठीक है, एक तरीका है, अगर आपके पैसेज वाइज क्वेश्चंस आपका इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, एक तरीका और बताता हूं,
आप क्या करो, रीडिंग को डिवाइड कर दो क्वेश्चन टाइप्स में। कितने क्वेश्चन टाइप्स है आपको पता है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, चाहे यस नो कह लो, रीड लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, फिलअप्स, मैचिंग्स, इंफॉर्मेशन कंटेनिंग, एमसीक्यूज, मैक्सिमम 6 टाइप्स है। अब आप ऐसा करो, आप गूगल कर लो, चाहे कैसे भी कर लो, इन सब की अलग अलग रीडिंग्स पढ़ी है गूगल पे, बी ओनली रीडिंग पैसेज विच ओनली कंटेन्स ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, रीडिंग पैसेज में मिल जाएंगे। सिर्फ आप ऐसा करो, सिर्फ इसको ले लो, पहले 4-5 दिन आप सिर्फ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की रीडिंग करो, फिर 4-5 दिन आप दूसरे की करो, फिर 4-5 दूसरे की करो, 4-5 दिन दूसरे करो। इससे क्या होगा, हर एक टाइप का ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कैसा कैसा आ सकता है, इधर से उधर से सब आप 3-4 दिन जब करोगे ना, सिर्फ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आपके क्लियर हो जाएंगे। वैसे ही लिस्ट ऑफ हेडिंग क्लियर हो जाएंगी, वैसे ही आपकी एमसीक्यूज या मैचिंग्स या फिलअप्स जो भी है सारे क्लियर हो जाएंगे। और फिर जब आप 4-5 दिन सबको कर लोगे एक बार, फिर आप इकट्ठी रीडिंग करो और जो स्कोर पहले था और जो स्कोर उसके बाद आएगा उसको कंपेयर कर लेना, इंप्रूवमेंट आपको साफ दिखाई देगी। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स आर यूजिंग द ओल्ड ट्रिक्स टू सॉल्व द क्वेश्चन टाइप्स। लाइक अगर टीचर ने बोल दिया स्किम एंड स्कैन करो तो वही यूज करें, नहीं। अगर आपको पता लग रहा है कि मेरे बैंड इससे नहीं आ रहे, यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटजीज। आईएलटीएस रीडिंग इज टोटली डिपेंड ऑन स्ट्रेटजीज, यू हैव टू मेक योर ओन स्ट्रेटजीज। तो मैंने ऐसे ही किया था, मैंने रीडिंग में अपनी खुद की स्ट्रेटजीज बनाई, मेरी यूट्यूब पे वीडियोस पढ़िया बिल्कुल अलग अलग स्ट्रेटजीज के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल्स मैंने ट्रू फॉल्स में स्ट्रेटजी बनाई डिवाइड करके। मेरे को प्रॉब्लम आती थी फॉल्स और नॉट गिवन में, मैंने क्या किया, मैंने ट्रू फॉल्स को 3 पार्ट में डिवाइड करा। एवरी जो आपका ट्रू फॉल्स है, एवरी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन स्टेटमेंट विल बी डिवाइडेड इन द 3 पार्ट्स। मैंने हर एक जो आपका इंफॉर्मेशन आती है, जो आपकी क्वेश्चन होता है, उसको 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। फिर मैंने इसको देखा कि अगर तो तीनों के तीनों पार्ट अलग अलग इंडिविजुअली मुझे मिल रहे हैं मेरे एक ही जगह पे, एक ही लोकेशन पे, तो वो ट्रू है। अगर तीनों में से एक भी पार्ट की इंफॉर्मेशन गलत हो रही है तो वो फॉल्स है। अगर तीनों में से एक भी पार्ट की इंफॉर्मेशन मिस है, नहीं दी गई, देन इट इज नॉट गिवन। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, मुझे क्वेश्चन मिल गया लाइक एशियन पीपल्स फाउंड ए ओल्ड बिल्डिंग इन रशिया। सो देयर आर 3 पार्ट्स, एक तो एशियन पीपल, बिल्डिंग मिली ओल्ड, और तीसरा पार्ट है रशिया में। अगर तो एज इट इज ही मुझे वहां पे मिला कि एशियन पीपल ने रशिया में ओल्ड बिल्डिंग मिली, तो इट इज ट्रू। अगर मैंने 3 पार्ट्स में के एक की भी इंफॉर्मेशन गलत है, मान लीजिए वहां पे रशिया ना हुआ, जापान हुआ, मतलब थर्ड पार्ट की इंफॉर्मेशन गलत है, देन इट विल बी फॉल्स। अगर सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन मिली, एशियन पीपल को ओल्ड बिल्डिंग मिली, लेकिन इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं मिली भी कहां पर है, मतलब थर्ड पार्ट मेरा मिस है, देन इट इज नॉट गिवन। तो ऐसे मैंने अपनी खुद की स्ट्रेटजीज बनाई। सेम लाइक दैट मैंने फिलअप्स में ट्राई किया। जो आपका फिलअप आता है क्वेश्चन का, क्वेश्चन के आगे जो वर्ड लिखा होगा, जो फिलअप है, फिलअप के आगे जो वर्ड लिखा होगा वो सेम आपको अपने पैसेज में मिलेगा। मान लीजिए ऐसा वर्ड है जिसका सिनोनिम नहीं होता, जैसे मान लीजिए इन, एट, ऑन, दैट, ऐसे वर्ड हैं, उसके बाद फिलअप लगा है, इन लगा है, उसके बाद फिलअप लगा है। मैं कहता हूं 100% श्योर है जहां पर आपका आंसर होगा पैसेज में, वहां पर इन है, और इन के बाद जो भी वर्ड लिखा होगा वो आपका आंसर है। ठीक है, इन द केस ये नहीं हुआ तो आपको सिनोनिम ढूंढना है। मान लीजिए वहां पे इफेक्ट लिख के डैश लिखा है, तो इफेक्ट का सिनोनिम मुझे मिलेगा। इफेक्ट यहाँ पे इन्फ्लुएंस मिल सकता है, इफेक्ट की जगह पे इंपैक्ट मिल सकता है। तो आई हैव टू फाइंड द वर्ड विच इज लाइक रिलेटेड टू द वर्ड इफेक्ट। ओके, तो ऐसे ही जो आपके दूसरे क्वेश्चन टाइप्स हैं, जैसे आपके लिस्ट ऑफ हेडिंग, उसमें भी मैंने ये स्ट्रेटजीज बनाई थी। जैसे जो लिस्ट आती है पहले उसको रीड करना है, और उसको इतने अच्छे से रीड करना है कि आपके माइंड में वो चीज फिट हो जाए, विजुअल्स बनाने। ठीक है, जैसे सॉल्यूशन ऑफ ए पोल्यूशन, मतलब इस पैसेज, ये जो हेडिंग है, ये जो लिस्ट में हेडिंग दी है, ये उस पैसेज की आएगी। मैंने पहले इमेजिन कर लूंगा जिसमें इसकी बातें नहीं हो। पोल्यूशन सिर्फ ये नहीं, एक वर्ड, कीवर्ड से कभी भी लिस्ट ऑफ हेडिंग मत लगाना, क्योंकि एक वर्ड आपको पूरे पैसेज का टाइटल नहीं दे सकता। टाइटल तभी लगेगा अगर वो पर्टिकुलर पैसेज प्रॉपर उसका मैक्सिमम प्रोपोर्शन उस टाइटल के बारे में बात कर रहा हो।
ठीक है। तो कभी एक वर्ड एक लाइन से लिस्ट ऑफ हेडिंग मत लगाना कि इधर लिस्ट से मुझे पोल्यूशन मिल चुका है, इधर पैसेज में पोल्यूशन मिला है, ये आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको पूरा पैसेज रीड करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर देखना पड़ेगा भी इसका मैक्सिमम प्रोपोर्शन अगर इस टाइटल के बारे में बात कर रहा है देन वो आएगी। एक वर्ड एक लाइन से आपको नहीं लगाना, ठीक है। डिटेल में वीडियोस चैनल पे पड़ी हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपको अपनी खुद की स्ट्रेटेजीज बनानी है। आप अलग अलग टाइप से क्वेश्चन टाइप वाइज भी अपनी रीडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने तो अपनी स्ट्रेटेजीज बना के खुद प्रिपरेशन की थी और बहुत से बच्चे भी इस स्ट्रेटेजी से कर रहे हैं, उनको भी बहुत फायदा हो रहा है। तो आपको पुरानी स्ट्रेटेजीज को छोड़कर अपनी स्ट्रेटेजीज बनानी है। ये चीज का पता आपको खुद लगेगा, बच्चे को टीचर्स ये चीजें नहीं बताएंगे आपको होना चाहिए कि मेरी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। देन यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटेजीज। तो इन चीजों को आपने रीडिंग में ध्यान रखना है। सेम दूसरी मैं आपको एक चीज बताऊं, स्किपिंग, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन अटक चुका है, कहीं पे आपको आंसर नहीं मिल रहा, आपको स्ट्रेस नहीं लेना, आपको फंबल नहीं होना, यू हैव टू स्किप द क्वेश्चन, छोड़ दो उसको, ठीक है। कोई भी है, चाहे लिसनिंग है चाहे रीडिंग है, एक लिसनिंग और रीडिंग में क्या होता है, ये नहीं होता कि आपके 40 के 40 क्वेश्चन ही आपके मुश्किल आते हैं, ना ही 40 के 40 आसान आते हैं। एक प्रॉपर एक मैथ आप कह सकते हो एक प्रोपोर्शन वाइज होता है भी, हाँ भी इतने क्वेश्चन आसान और इतने मुश्किल। ये भी नहीं होता भी मैक्स ज्यादा क्वेश्चन मुश्किल हो, नहीं। आप मान के चलो पूरे पैसेज में आपको 10-12 क्वेश्चन ही ऐसे मिलते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। अब आपको ये देखना है भी वो 10-12 क्वेश्चन की वजह से आपके जो बाकी 25 से 30 क्वेश्चन है वो खराब ना हो सके। तो अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा मिले जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, देन यू हैव टू स्किप इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर लें। जैसे जैसे आप आगे जाओगे, आपको जो आपका क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा था उसका आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो उस चीज की आपको दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। पैसेज वाइज करें, पहले फर्स्ट सेक्शन को अच्छे से करें। सेकंड तो आपको क्वांटिटी पे नहीं जाना, आपको जाना है एक्यूरेसी पे, ठीक है। सेम ट्रांसफर करते टाइम भी आप गलती मत करना। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है अपने रीडिंग मॉड्यूल पे। इन्हीं की वजह से ही मैंने जैसे ही खुद की स्टडीज बनाई तो स्कोर बहुत बूस्ट करा, ठीक है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें, आप भी ध्यान रखें। उसके बाद में बात करता हूँ राइटिंग। तो आईडीपी के अकॉर्डिंग अराउंड 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके राइटिंग में 5.5 बैंड रहते हैं, ठीक है। तो 5.5 बैंड रहने का सबसे बड़ा जो मैं कारण बताता हूं वो है इग्नोरेंस ऑफ टास्क 1। इंस्टीट्यूट्स में बच्चों को ये नहीं बताया जाता कि टास्क 1 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका टास्क 2, ठीक है। उनका जो मेन फोकस टास्क 2 भी होता है, लेकिन मैं कहता हूं कि जो आपका टास्क 1 है वो 3 बैंड का है, टास्क 2 6 बैंड का है। आप जितना मर्जी अच्छा ऐसे लिख लो, वो जो टास्क 2 का 6 बैंड है ना, उसमें से आप 4.5 बैंड तक या 5 बैंड तक ही पहुंच पाओगे। लेकिन जो टास्क 1 3 बैंड का है उसमें से 2.5 बैंड लेना बहुत इजी है। तो मैं कहता हूं अगर आपने 2.5 बैंड इधर से ले लिए, उधर से आपके 4 बैंड भी आ जाए तो 6.5 बनता है, उधर से 4.5 बैंड आ जाए टोटल 7 बैंड बनता है, उधर से आपके 5 बैंड आ गए तो 7.5 बनता है। तो इससे ये पता चलता है आपका कि अगर आपको 7+ जाना है तो आपको टास्क 1 को भी इतनी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी जितनी की टास्क 2 को देते हो। और टास्क 2 में जो टास्क 1 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बच्चों के पास वेरिएशंस नहीं है। वेरिएशंस वर्ड्स की तो है, उनको ये पता है इंक्रीज को इंक्रीमेंट, इंक्लाइन, लेफ्ट, अपलिफ्ट वो लिखना है, वोकैबुलरी है, बट दे डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट द वेरिएशन ऑफ सेंटेंसेस। अब उनको ये नहीं पता भी सेंटेंसेस के वेरिएशंस कैसे बनती हैं। मान लीजिए एक लाइन ग्राफ है, उसमें से 4 लाइन सारी ऊपर जा रही है, एक लाइन बच्चा लिख देगा भी हाँ भी इंक्रीजिंग दिस दिस दिस, सेकंड भी लिख देगा, थर्ड में रेपिटेशन करेगा, फोर्थ में रेपिटेशन करेगा, तो वो वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस नहीं है ना। तो यू हैव टू लर्न दीज वेरिएशंस। मैंने इन वेरिएशंस पे काम किया, आप थोड़ा सा उस पे ध्यान दो भी वेरिएशंस कैसे लेकर आनी है। एक अगर आपका पैसेज बनना है तो उन सब में जो वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस है वो अलग अलग होने चाहिए। अगर सेकंड आपका जब आपका पैराग्राफ आ जाएगा देन यू कैन रिपीट, बट एक पैसेज में आप सेंटेंसेस को वैरी करने से मत करें, वैरी करते रहें, सेम मत लिखें,
ठीक है। वेरिएशंस की जो वीडियो है वो भी मेरे टास्क आपके चैनल पे मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको अच्छे से नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जो बोर्ड पे या आप नोटबुक पे करवाते हैं वो अच्छे से समझ आता है, यहाँ पे नहीं आएगा। सो इस चीज को आपको ध्यान देना है, वैरायटी लेकर आनी है आपको। दूसरा जो आपकी टास्क 1 की इंट्रो है उसको मैंने क्या किया, एक्टिव से पैसिव में चेंज कर दिया। ठीक है, जैसे सारे, क्योंकि अराउंड 80 से 90% बच्चे एक्टिव में लिखते थे, मैंने वो पैसिव में लिखा तो उसका बेनिफिट मिला। ओवरऑल को अच्छे से लिखा। ठीक है, तो आपको हर एक सिंगल चीज पे ध्यान देना है अगर आपको 3 में से 2.5 जाना है। इंट्रो भी अच्छे से होना चाहिए, टास्क आपका ओवरऑल भी अच्छे से, आपके बीपीज में वेरिएशंस, आपकी वोकैबुलरी, सारी चीजें अच्छे से होनी चाहिए, देन आप 2.5 ले सकते हो। अगर 2.5 आ गए, मैं आप 100% कहता हूँ आप 7.7 बैंड इजिली ले सकते हो राइटिंग। तो दूसरी तरफ टास्क 2 में जो गलतियां मैं भी कर रहा था और बच्चे भी कर रहे थे, दे आर यूजिंग द टेम्पलेट्स। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को टेम्पलेट्स दिए जाते हैं, उनको फैंसी वोकैबुलरीज दी जाती हैं, उनको प्री पेड सेंटेंसेस दिए जाते हैं, ये अपने स्ट्रक्चर में, ये अपने ऐसे में लिख दो, दैट इज टोटली मेमोराइज। अकॉर्डिंग टू आईडीपी आपको मेमोराइज कंटेंट के बैंड नहीं मिलेंगे। आप अपना बैंड डिस्क्रिप्टर खोलिए, वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, बैंड डिस्क्रिप्टर खोलिए, उसमें साफ लिखा हुआ है कि मेमोराइज चीज के जो आपकी रटिफिकेशन है, जो आप टेम्पलेट्स यूज करते हैं, उसके बैंड स्कोर नहीं मिलेगा। और वहां पे जो टीचर्स हैं वो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, वो 1 मिनट में पता लगा लेंगे इज इट अ नेचुरल और इट इज अ मेमोराइज। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। इंट्रो में बच्चे क्या करते हैं, जनरल लाइन लिखते हैं, वो भी मेमोराइज है, नहीं लिखनी। इंट्रो में बच्चे थीसिस ऐसी लिखते हैं जो मेमोराइज है, जैसे आई विल एक्सप्लेन दिस इन अपकमिंग पैराग्राफ, आई विल एक्सप्लेन पॉजिटिव नेगेटिव इन अपकमिंग पैराग्राफ, आई विल एक्सप्लेन एडवांटेज डिसएडवांटेज इन अपकमिंग पैराग्राफ। वो मेमोराइज दिया है, आपने याद किया होगा ऐसे लिखने, सो यू डोंट हैव टू राइट द थीसिस लाइक दैट। तो सही इंट्रो क्या है, वो ये है भी आपको सीधा सिंपल पैराफ्रेज करनी है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। हर एक वर्ड का सिनोनिम आना नहीं जरूरी है। मैंने अपने लाइक ऐसे जो मैंने लिखा था राइटिंग में, उसमें बहुत नॉर्मल सा इंट्रो लिखा था। मैंने क्या किया, नॉर्मल इंट्रो लिखा बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, और उसके बाद मैंने जो मेरा क्वेश्चन था उसका आंसर दिया। क्वेश्चन क्या था मेरा, क्वेश्चन में मतलब जैसे मान लीजिए आपका आ सकता है एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला, यू हैव टू राइट द आइडियाज लाइक दीज एंड दीज आर द एडवांटेजेस, these are the disadvantages। तो आपको ये नहीं लिख के जाना भी आई विल एक्सप्लेन अपकमिंग पैराग्राफ, आपको सिर्फ आइडियाज लिखने हैं कि ये मेरे एडवांटेजेस हैं, ये मेरे डिसएडवांटेजेस हैं। तो आपको वहां पे आंसर देना है आपके क्वेश्चन का। उसी तरीके में बीपी में बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती आप ये करते थे बच्चे, मैं भी करता था, भी ओवर यूज ऑफ कनेक्टर्स। मैंने उस चीज को रिमूव कर दिया। मैं वहीं पे ही मैंने अपना यूज किया जहां पे मुझे जरूरत थी। मैंने सिंपली अपना बीपी स्टार्ट किया, द मेन एडवांटेज इज दिस, उसका मैंने रीजन बता दिया। मैंने यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं किया देयर आर द मेनी एडवांटेज बट द प्रीडोमिनेंट वन इज, नहीं ऐसे नहीं किया। मैंने सीधा पॉइंट से स्टार्ट किया, द मेन रीजन इज, बीपी ऐसे स्टार्ट किया। दूसरा बड़ा फंडा था जो मैंने वेबसाइट पे देखा, सर्वे वाले एग्जांपल्स और परसेंटेज वाले एग्जांपल्स, ठीक है, वो यूज करते थे, ठीक है, वो मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि आईडीपी ने इसको मना किया है। आपको बिल्कुल जनरल और नॉर्मल सा एग्जांपल देना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके आइडिया की एक्सप्लेनेशन। आइडिया इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज आप समझ लें। अगर आपका आइडिया बिल्कुल बेकार सा है लेकिन आपने उसको एक्सप्लेन इतना अच्छे से कर दिया कि वो टोटली कनेक्ट हो चुका, अगर हो गया आपके ऐसे से, तो आपके आइडिया के बैंड पूरे मिलने वाले हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए अगर किसी एग्जामिनर ने किसी से क्वेश्चन पूछ लिया कि मुझे बताओ भी वेट कैसे लूज करते हैं, ठीक है, तो उसने बताया, उसने आइडिया लिख दिया सर बनाना खाने से वेट लूज होता है। एग्जामिनर थोड़ा सा वो हो गया, यार बनाना खाने से कैसे वेट लूज होता है, लेकिन उस बच्चे ने जब उसे एक्सप्लेन किया तो वो टोटली रेलेवेंट लगा। उसने कुछ ऐसा बताया भी बनानाज में कुछ ऐसे, मुझे अब साइंस की इतनी नॉलेज नहीं है, जिस बच्चे ने बताया भी बनानाज में ऐसे स्पेसिफिक लाइक कुछ विटामिन या कोई भी मिनरल्स ऐसे होते हैं, सॉल्ट ऐसा होता है, सॉल्ट होता है सच, सॉल्ट ऐसा होता है जो आपकी फैट को रिमूव करता है और एक्स्ट्रा फैट को बाहर लेकर आता है। उसने ऐसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो बात मैं यहाँ पे ये समझाने की जरूरत कर रहा हूं भी आइडिया इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। एक गंदे से आइडिया को, जैसे ये वाला आइडिया रेलेवेंट नहीं लग रहा, लेकिन जब एक्सप्लेन किया बच्चे ने, वो रेलेवेंसी बन गई उसकी। हाँ भी फैट लूज हुई तो वेट लूज होगा। तो ऐसे ही मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपने एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया, रेलेवेंसी आप एक्सप्लेनेशन में ले आए, देन आपको ज्यादा बैंड मिलेंगे। आइडिया पे फोकस मत करें, एक्सप्लेनेशन पे फोकस करें।
तो ये चीज आपको टास्क 2 में लेके आनी है। सेम जब आप कंक्लूजन लिखोगे, कंक्लूजन में आईडीपी कहता है सिर्फ टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन 2 वर्ड से ही आप अपनी कंक्लूजन स्टार्ट करें। यही चीज मैंने देखी और मैंने भी कोई पहले मैं भी लिखता था इन समरी इन नटशेल, मैंने वो चीज रिमूव कर दी। तो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल जेन्युइन ऐसे लिखा, कोई फैंसी मैंने वोकैबुलरी यूज नहीं की थी, कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बहुत बड़ी बड़ी यूज नहीं की थी, डायरेक्ट पॉइंट पे सिंपल वर्ड्स में ऐसे लिखा। क्योंकि आईडीपी ने बताया है इजी टू अंडरस्टैंड चीज के ही बैंड मिलेंगे। जितना इजी टू अंडरस्टैंड होगा, इजी टू अंडरस्टैंड मतलब जो चीज आपके लिए लिखनी और आपके लिए बोलनी आसान है, वही चीज एग्जामिनर के लिए पढ़नी भी अंडरस्टैंड करनी भी आसान है, उसी के बैंड है। तो इन चीजों पे आप फोकस करें, फालतू की चीजें बिल्कुल छोड़ दें, वो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, आप मेन मुद्दे से भटक रहे हो। तो यही मेरे पास था, तो यही चीजों को मैंने अच्छे से अपने ऐसे में लेकर आया और अच्छे बैंड लिए। ठीक है, ये चीज आपको आईडीपी भी खुद बताती है। ठीक है, उसके बाद आप बात कर रहे हैं आपके वन एंड फाइनल मॉड्यूल जो है आपका स्पीकिंग। अब स्पीकिंग में क्या होता है, स्पीकिंग में आपको पता है 1-to-1 स्पीकिंग होती है, एग्जामिनर बैठा होता है, जैसे मान लीजिए मेरे सामने ऐसे एग्जामिनर बैठे हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग होती है। तो सबसे बड़ा डर यही होता है बच्चों का भी, यार पता नहीं स्पीकिंग में क्या होता है क्या नहीं होता। सो आपको सबसे पहले वही मैं स्टार्टिंग से जैसे स्टार्ट किया था कि यू हैव टू प्रिपेयर मेंटली, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके माइंड में पहले ही नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो वो चीज आपको और डराएगी और एग्जामिनर पे आते ही आप बस ऐसे ही हो जाओगे, लैब ऐसे नहीं होता। कॉन्फिडेंट, ठीक है, कॉन्फिडेंस ही है, ये चीजें आपको पता है, कॉन्फिडेंस है स्पीकिंग में। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, प्रैक्टिस से। अगर आपने तैयारी नहीं की, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सो प्रैक्टिस कैसे भी कर सकते हो, चाहे मैं घर पे बैठा था, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कॉल करता था, ठीक है, मैं बहुत से ग्रुप्स में ज्वाइन था जहां पे मैं ग्रुप्स में कॉल कर सकता था या ग्रुप्स में प्रैक्टिस कर सकता था। ठीक है, आप अपने इंटरव्यू सुन सकते हो, यूट्यूब से पॉडकास्ट देख सकते हो, तो उन चीजों से आपको पता चलेगा कि बोलने का तरीका क्या होता है, आपको आंसर्स कैसे देना है। ठीक है, आपको बहुत पोलाइट वे के साथ आंसर देना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये बताया जाता है कि हाँ भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया समझ नहीं लगा, सॉरी, यू हैव टू पोलाइट। ठीक है, ठीक है, मैं मानता हूं ये चीज आपके बैंक स्कोर पर ना असर करे, लेकिन ये चीज एग्जामिनर के माइंड पे इफेक्ट करेगी। हाँ भी बच्चे को यार कितना तरीका है बोलने का। तो आपको अगर आंसर नहीं, क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया, अगर एक तो आपने कहा सॉरी, अगर आपने ऐसे कहा सो कुड यू रिपीट द क्वेश्चन सर, तो आई थिंक इट इज मोर पोलाइट देन सॉरी। तो ये चीज एग्जामिनर के माइंड में एक छोटी सी आपकी पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर सकती है, जिसका फायदा आपको पूरी स्पीकिंग के ड्यूरिंग मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि इट इज टोटली डिपेंड ऑन द मूड ऑफ एग्जामिनर। अगर मूड नहीं अच्छा उसका, उसको अच्छा नहीं लग रहा, वो बोर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं चांसेस है वो आपके बैंड्स को रिड्यूस कर सकता है। ये उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब स्पीकिंग में आपको पता है 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें आपसे रिलेटेड, आपकी हैबिट से रिलेटेड, आप क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, फैमिली, होम टाउन, कुछ भी, एनीथिंग रिलेटेड टू यू। ठीक है, आपको क्वेश्चन 4 से 5 पूछे जाएंगे, 2 बैंड की होती है इंट्रोडक्शन। सेकंड पार्ट इज योर क्यू कार्ड, जिसमें आपको 1 मिनट के लिए एक टॉपिक दिया जाएगा, प्रिपरेशन के लिए 1 मिनट मिलेगा, 2 मिनट आपको बोलना है। और थर्ड ही आपके फॉलोअप क्वेश्चन। फॉलोअप क्वेश्चंस में आपको पता है जो क्यू कार्ड दिया जाता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है क्यू कार्ड, क्योंकि वो 4 बैंड का है और सबसे ज्यादा इसलिए मुश्किल लगता है कि 2 मिनट बोलना है। अब मैंने क्या किया, मैंने फिर से अच्छे से एनालाइज किया, मैंने वो मक्कड़ की बुक है उसको एनालाइज किया, और जिससे मुझे ये पता चला कि जो मक्कड़ की बुक है उसमें जो ज्यादातर क्यू कार्ड है वो 4 चीजों में बेस्ड है। मैंने उनको कैटेगरी वाइज अलग अलग कर लिया, पर्सन, प्लेस, टाइम, इवेंट। मैक्सिमम क्यू कार्ड इसी पर है, आप देख लेना। पर्सन से रिलेटेड 10-12, प्लेस से रिलेटेड 20 क्यू कार्ड, टाइम से रिलेटेड 20 क्यू कार्ड, इवेंट से रिलेटेड भी 15-20 मिल जाएंगे। बाकी थोड़े बहुत रहते हैं लेकिन मैक्सिमम पे है। मैंने क्या किया, मैंने किसी बच्चों की तरह रट्टाफिकेशन नहीं याद की, मैंने अपने स्ट्रक्चर्स बनाए। मैंने बनाया भी रट्टा नहीं है, वो खुद आप एट ए टाइम बनाओगे उसको। मैंने एक बनाया कि पर्सन आएगा, मेरे माइंड में आएगा परफेक्ट, पी से मुझे याद आएगा मुझे पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, ई से मुझे याद आएगा मैं उस बंदे की एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बोल सकता हूँ। आर से मुझे याद आएगा मेरा उसके साथ रिलेशन क्या है। टी से मुझे याद आएगा
एफ से याद आएगा, मुझे उसके फीचर्स बताने हैं। ई से मुझे एक्स्ट्रा फीचर्स उसके नेचर के रिगार्डिंग बोल सकता हूँ। सी से स्टोरी क्रिएट कर सकता हूँ। टी से मेरी थिंकिंग क्या है। तो ऐसे जितने भी पर्सन से रिलेटेड क्यू कार्ड थे वो सॉल्व आउट हो गए। ये भी आपको वीडियोस सारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो उसी इंग्लिश का यूज आपने सारी स्पीकिंग के ड्यूरिंग, आपकी राइटिंग के ड्यूरिंग करना है। ठीक है, आपको नए नए वर्ड्स लाने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। ठीक है, आप उसी इंग्लिश को अगर अच्छे से डिलीवर कर पाए, अच्छे तरीके के साथ, अच्छे लहजे के साथ डिलीवर कर पाए, आपकी स्पीकिंग का स्कोर है, आपकी जो इंप्रूवमेंट है वो बहुत ज्यादा काफी हद तक जा सकती है। ठीक है, थोड़ा सा टेंसेस के ऊपर ध्यान दें। ठीक है, टेंसेस लाइक अगर आपका क्यू कार्ड पास्ट में है तो बहुत सारे बच्चे जो मिस्टेक करते हैं प्रेजेंट पास्ट की करते हैं, इस पर ध्यान दें। ठीक है, क्यूज जो आते हैं उनके ऊपर ध्यान दें। मान लीजिए आपको क्यूज दिया है, मान लीजिए आपके फेवरेट सेलिब्रिटी की बात हो रही है, सो उसमें क्यू है भी आपको वो क्यों पसंद है, तो मान लीजिए उसको पता लगना चाहिए एग्जामिनर को भी आप अपने क्यू को स्विच कर रहे हो। चारों में चारों क्यूज तो बोलने ही है। मान लीजिए मैंने उसका नेम बता दिया, अब मुझे बताना है मुझे क्यों पसंद है, तो मैं थोड़ा सा आगे उसको लेकर जाऊंगा। इफ आई टॉक अबाउट द रीजन दैट व्हाई आई लाइक दैट एग्जामिनर इज दैट, तो इससे उसको पता चल जाएगा कि इसमें कोई पॉइंट अपना जो क्यू है वो स्विच कर दिया है, अब ये बताने जा रहा है कि मुझे वो पसंद क्यों। तो ऐसी बातें आपके इंप्रूवमेंट, आपकी लाइक स्पीकिंग को और अच्छा इनहेंस करती हैं। इन चीजों को भी आप ध्यान दें। और दूसरा, फॉलोअप्स में बच्चे डरते हैं। फॉलोअप्स देखो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको अपने माइंड में ये सेट करनी है मुझे बोलना है। देखो बोलने के बैंड मिलेंगे, चुप रहने के कोई बैंड नहीं है। चाहे गलत बोलो सही बोलो वो आपके ऊपर है, लेकिन चुप रहने के तो कोई बैंड ही नहीं है। ठीक है, मैं ये कहूंगा कि फॉलोअप्स में एग्जांपल्स जरूर दें। मैंने एग्जांपल्स का सहारा लेकर ही अपने जो क्वेश्चन, जो एक एक लाइन का मुझे आइडिया आ रहा था उसको मैं 3-3, 4-4 लाइन तक खींच दिया। मैं अपने ऊपर ले आता था बात। ठीक है, अगर मैं इस चीज के यहां पर होता तो अगर मुझे ये लगता है, तो ऐसे थोड़ा एग्जाम्पल दे दें। कोई ऐसा क्वेश्चन है, हाँ भी मेरा वहां पे ब्रदर है, कोई पर्सनल एग्जाम्पल बीच में जोड़ के खींच दे। स्पीकिंग मतलब बोलना, बोलने के बैंड है, चुप रहने के नहीं है। फ्लो अच्छा होना चाहिए, अटका मत, अटकते वही हैं जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती। सो सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है। एग्जामिनर कोई बाहर का है, इंडियन है, सेंटर कौन सा है, बठिंडा है, कोई भी है, डिपेंड नहीं करता। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। जैसा बोलकर आओगे वैसे ही बैंड मिलेंगे। बहुत से मिथ्स हैं जहां पे बच्चों के माइंड में है, यहाँ पे भरें, वहां पे भरें, कहाँ पे भरें एग्जाम। चाहे आप कंप्यूटर बेस्ड दे रहे हो, चाहे पेन एंड पेपर बेस्ड दे रहे हो, जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दोनों के लिए सेम है, जो तरीके हैं वो दोनों के लिए सेम है। अगर जो अलग भी हैं वो भी पहले ही बच्चों को पता होता है। अगर आप उन इंस्ट्रक्शंस के अंडर अपना एग्जाम देते हो, वेबसाइट पे जाकर रूल्स रेगुलेशंस पढ़ते हो सारे हर एक मॉड्यूल की, तो बहुत अच्छे से बच्चे स्कोर कर पाएंगे विदाउट द हेल्प ऑफ एनी इंस्टीट्यूट। आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, जैसे कि मैंने किया। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी रनिंग में है। अगर किसी भी बच्चे ने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रही हो, ऊपर नंबर दिया हुआ है, उस पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।